हेलो दोस्तों, आज हम काव्य के भेद के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसे कि खंड काव्य किसे कहते हैं, प्रबंध और गीति काव्य में क्या फ़र्क है। जैसे कि प्राचीन काल में क्या होता था ना, काव्य को मुख्यतः दो भेद माने जाते थे। काव्य विविध रूपों में अध्ययन होता था। इसके प्रमुख दो भेद माने जाते थे, एक था दृश्य काव्य तथा श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत नाटक, एकांकी आदि आते थे और श्रव्य काव्य के अंतर्गत काव्य की कई विधाओं का समावेश था। लेकिन अभी क्या होता है ना, आधुनिक काल में हमारे काव्य के भेद जो करे गए हैं उसे हम देखेंगे। जैसे कि शैली भेद के अनुसार श्रव्य काव्य के तीन भेद हैं, एक है गद्य, पद्य और चंपू या मिश्र। शैली भेद के अनुसार उसी प्रकार पद्य काव्य का पुनः आकार दृष्टि से दो भेद माने गए हैं। पद्य काव्य का पुनः आकार दृष्टि से दो भेद माने गए हैं, एक है महाकाव्य तथा खंड काव्य। और छोटी रचनाओं को मुक्तक कहा गया और गीति तत्वों से युक्त रचना को गीति कहलाता है या गीत कहलाती है। गीति तत्वों से युक्त रचनाएं। तो यहाँ दिया गया है एक चार्ट, जैसे कि चार्ट में दिया गया है कि काव्य के तीन भेद में बांटा गया है, एक है प्रबंध, दूसरा है मुक्तक, तीसरा है गीति काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत दो भेद माने गए हैं, एक महाकाव्य दूसरा खंड काव्य। प्रबंध काव्य का जो बड़ा रूप है वो महाकाव्य है और प्रबंध काव्य का जो छोटा सा अंश है उसे खंड काव्य के अंतर्गत रखे गए हैं। लेकिन महाकाव्य में प्रबंध काव्य के सारे स्वरूप, सारी जो विविधता है, जो भी उसका विशेषताएं हैं सब आती हैं। वैसे खंड काव्य में भी प्रबंध काव्य की सारी विशेषताएं आती हैं, लेकिन खंड काव्य जो होता है वो छोटा सा अंश होता है, महाकाव्य जो होता है वो बड़ा होता है। काव्य का बड़ा रूप महाकाव्य और काव्य का छोटा रूप जो होता है महाकाव्य से छोटा, वो होता है खंड काव्य। उसी प्रकार मुक्तक किसे कहा गया है? मुक्तक काव्य छोटी और संपूर्ण रचना, छोटी संपूर्ण रचना हुआ मुक्तक। दोहा, पद, सोठा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और काव्य का और एक भेद आता है वो गीति काव्य। प्रबंध काव्य का अर्थ हम देखेंगे। प्रबंध का अर्थ क्या होता है? बंधी हुई रचना, अर्थात ऐसी रचना जो किसी कथा अथवा घटना द्वारा अवध हो, जिसका आरंभ, मध्य और अंत हो, जिसमें विस्तार तथा वैविध्य हो। कथा सूत्र में बनकर रचना में आंतरिक पूर्णता आ जाती है। प्रबंध काव्य के पुनः दो भेद हैं, एक है महाकाव्य, दूसरा है खंड काव्य। महाकाव्य किसे कहते हैं? कवि जब व्यापक जीवन के विविध आयामों को समेटते हुए विशाल फलक पर काव्य रचना करता है तब महाकाव्य का सृजन होता है। महाकाव्य की कथा वस्तु किसी महान ऐतिहासिक पौराणिक घटना से संबंध होती है। इस काव्य द्वारा कोई न कोई जीवन संदेश अवश्य दिया जाता है। संस्कृत में महाकवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण तथा वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य कहलाते हैं। कालांतर में कालिदास, माघ, भारवी, दांडी आदि ने भी महाकाव्य की रचना की। मध्य युग में अनेक रासो काव्य रचे गए, जैसे पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो आदि इन्हीं महाकाव्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। भक्ति काल के कवि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। मलिक मोहम्मद जैशी ने पद्मावत लिखा, ये भी महाकाव्य हैं। यूरोप में भी महाकाव्य लेखन की परंपरा बड़ी प्राचीन रही। ग्रीक भाषा के आदि कवि होमर ने इलियड तथा ओडेसी महाकाव्य लिखे। मिल्टन ने अंग्रेजी भाषा में पैराडाइज लस्ट तथा पैराडाइज रीग्रेंड नामक महाकाव्य लिखे। वस्तुतः महाकाव्य एक लंबा कथात्मक काव्य है। भारतीय काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम आचार्य भामा ने सर्गबद्ध रचना को महाकाव्य कहा। उन्होंने महाकाव्य के कतिपय लक्षणों का भी उल्लेख किया, जैसे छंद, बद्धाकार, चरित्रों की उदात्तता, अलंकार, युगम, गरिमामयी भाषा आदि। कालांतर में आचार्य दांडी, रुद्रट, विश्वनाथ आदि ने महाकाव्य के लक्षणों का विस्तार प्रस्तुत किया। खंड काव्य के स्वरूप। खंड काव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। तात्विक दृष्टि से इसमें महाकाव्य के सभी तत्व विद्यमान रहते हैं, पर आकार या स्वरूप की दृष्टि से यह छोटा होता है। महाकाव्य तथा खंड काव्य में वही अंतर है जो उपन्यास तथा कहानी में पाया जाता है। महाकाव्य विस्तृत वनस्थली है, जो खंड काव्य एक उद्यान है। महाकाव्य एक विस्तृत वनस्थली है, जो खंड काव्य एक उद्यान है। खंड काव्य का कथानक सीमित होता है, पात्र कम होते हैं, चरित्रों का विकास
की पूरी गुंजाइश नहीं होती। किसी चरित्र के या कथा के एक ही अंश को लेकर खंडकाव्य लिखे जाते हैं, जैसे पंचवटी, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र। महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शांत में से कोई एक रस अंगी रूप प्रधान और अन्य रूप अंग रूप गौण होते हैं। खंडकाव्य में इस प्रकार का कोई नियम नहीं होता। खंडकाव्य में वर्गबद्धता तथा एक ही छंद के निर्वाह का निबंधन भी नहीं होता। इसमें भावानुकूल छंद योजना महत्व दिया जाता है। खंडकाव्य का प्रभाव तीव्र एवं तुरंत होता है। महाकाव्य प्रभाव धीरे धीरे पर स्थायी होता है। खंड का अर्थ टुकड़ा। महाकाव्य में जहाँ जीवन के विशाल, व्यापक और वैविध्यपूर्ण रूप का घटनाओं का चित्रण होता है, इसमें कथा वस्तु संपूर्ण न होकर खंड मात्रा होती है। इसमें विस्तार के बदले संक्षिप्तता होती है। फिर भी इसमें कथा संगठन आवश्यक होता है। एक ही कार्य योजना का कार्य व्यापार होना। एक प्रसिद्ध कथन है भगीरथी मिश्र जी की। उनके अनुसार खंड काव्य वह प्रबंध काव्य है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का कोई अंश ही वर्णित होता है, पूरी जीवन गाथा नहीं। इसमें महाकाव्य के सभी अंग न रहकर एकाध अंग ही रहते हैं। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं उसे देखेंगे। मुक्तक बहुत छोटी काव्य रचना है जो पूर्व पर संबंध निरपेक्ष, अपने आप से पूर्ण अर्थ प्रदान करने वाली, नमस्कार उत्पन्न करने वाली हो। मुक्तक के छंद मुक्त होते हैं, जैसे विहारी संशय के दोहे। ये दोहे अपने आप में पूर्ण हैं। एक दूसरे दोहों का क्रमिक अर्थ संबंध होना आवश्यक नहीं। मुक्तक छंदों में किसी क्रमबद्ध भाव, सात्य या विचार श्रृंखला का होना अनिवार्य नहीं। हर छंद स्वयं में मुक्त अर्थात पूर्ण व स्वतंत्र हैं। उदाहरण दोहा, सोरठा, पदगीत, सोरठा, शेर आदि एवं प्रभाव दृष्टि से पूर्ण व स्वतंत्र होते हैं। एक ही छंद में अर्थ, भाव व अभिव्यंजना के कई स्तर हो सकते हैं। प्रबंध काव्य यदि एक उपवन है तो मुक्तक एक गुलदस्ता कहा जा सकता है। मुक्तक में निम्नलिखित गुण अपेक्षित हैं: संक्षिप्तता, स्वतंत्रता, भाषा व्यंजना, चमत्कार, अभिव्यंजना, कौशल। मुक्तक शब्द जिसका अर्थ है बंधन रहित साहित्य। निबंध रचना आनंदवर्धन के अनुसार मुक्तक वह रचना है जो पूर्वापर निरपेक्ष होकर भी रसास्वाद में समर्थ है। पूर्वापर निरपेक्षण ही येन रस चार्वणा क्रियते तदैव मुक्तकम्। प्रबंध और मुक्तक इन दो शीर्षकों के अंतर्गत कविता के विविध प्रकारों को समाविष्ट कर दिया जा सकता है। जहाँ प्रबंध में विस्तार की पूरी गुंजाइश होती है, वहाँ मुक्तक में संक्षेप का पूरा यत्न है। मुक्तक प्राय एक छंद में ही अपेक्षित प्रभाव छोड़ जाता है। हिंदी में कबीर, दादू, सुंदरदास, मीरा, रहीम आदि ने मुक्तक काव्य लिखे। रीतिकाल में बिहारी, मतीराम देव, पद्माकर, घनानंद आदि ने मुक्तक रचना की। साहित्य में प्रबंध काव्य का जितना महत्व है उतना ही मुक्तक रचनाओं का भी है। दोनों भी प्रकार रचनाएं हमें आनंद देने तथा शिक्षा व रसानुभूति करने में सक्षम होती है। आचार्य वामन ने प्रबंध की तुलना में मुक्तक को हीन माना है। आचार्य शुक्ल ने भी प्रबंध को अधिक महत्व प्रदान किया है। अभिनव गुप्त के अनुसार मुक्तक में रस संचार करना कठिन कार्य है। प्रबंध काव्य में कथाक्रम के प्रभाव में रस संचार करना सरल होता है, पर मुक्तक में यह कार्य कठिन होता है। मुक्तक की रचना कवि के सामर्थ्य की कसौटी होती है। कवि का भाषा पर पूर्ण अधिकार, एक शब्दों की आत्मा से साक्षात्कार होना चाहिए। प्रबंध में रसधारा प्रभावित होती है और मुक्तक में रस के छींटे पड़ते हैं, जिससे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। मुक्त सभा समारोह में अधिक उपयुक्त होता है। गीति काव्य। गीति काव्य मुक्तक का ही एक भेद है। गीत में सामान्यतः कवि का व्यक्तित्व अभिव्यक्त हो पाता है। प्रबंध काव्य जहाँ निर्वैयक्तिक तथा वस्तुपरक होती है, वहीं गीत व्यक्तिपरक होती है। इसमें व्यक्ति के अपने सुख दुख, हर्ष विषाद, प्रेम विराग, विरह मिलन, आशा निराशा आदि भाव व्यक्त होते हैं।
प्रगीत वस्तुतः रचयिता के हृदय का स्पंदन होता है। आत्माभिव्यंजना रागात्मक गीत के अनिवार्य तत्व हैं। जयदेव की रचना गीत गोविंद आज शताब्दियों के बाद लोकप्रिय है। तुलसी की विनय पत्रिका, मीरा और सुर के पद, दादू रैदास आदि के भक्तों के पद गेय हैं। गीतों में हमारे सहज संस्कारों, त्योहारों, उत्सवों, समारोह, उल्लासों, आशा निराशा, करुणा आदि का सहज अभिव्यक्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।